नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आटिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले आपने देख लिया कि हमने 2 चैप्टर्स जो है क्लास 7th के भूगोल के कर लिए थे। उसके बाद हम बात करते हैं भूगोल के 3rd चैप्टर की, जो कि है हमारी बदलती पृथ्वी। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो है जो धीरे धीरे बदलती रहती है। पृथ्वी के बदलने का मतलब क्या है? तो पृथ्वी के बदलने का मतलब है कि पृथ्वी की जो आकृति है, पृथ्वी का जो स्थलीय हिस्सा है, वो हर बार लगातार जो है वो बदलता रहता है। इसी को हम इस चैप्टर में समझेंगे कि कैसे वो बदलता है। इसी के साथ साथ भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, इन सभी का कारण हम जानेंगे। इसी के साथ साथ विभिन्न जो स्थलाकृतियां बनती हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि ये जो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है वो कुछ प्लेटों में विभाजित होती हुई रहती है। मतलब मान लीजिए कि ये हमारी जो स्थल है ये एक प्लेट के रूप में, या मतलब एक साथ जुड़ी हुई एक ही परत नहीं है। इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी प्लेटें पाई जाती हैं जो कि एक साथ सटी हुई रहती हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा होता है वो पिघली हुई अवस्था में होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंदर ताप और दाब ज़्यादा होता है। दाब ज़्यादा होने के कारण इनका नीचे का हिस्सा जो है वो पिघला हुआ होता है। और दोस्तों, जब भी कोई चीज़ गर्म होती है, पिघली अवस्था में होती है, तो आपको एक चीज़ जो है फिनोमिना यहाँ पर जानना होगा। ये सिद्धांत है कि मान लीजिए कि आप जो है एक बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपने मान लीजिए कागज का कोई टुकड़ा डाल दिया, तो वो कागज का टुकड़ा क्या करेगा? तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही हम इसको गर्म कर रहे हैं, मतलब यहाँ से पानी गर्म हो रहा है, तो यहाँ से पानी के गर्म कण तो ऊपर जाते हैं और ठंडे कण ऊपर से नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो कागज का टुकड़ा है ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। अब नीचे ताप ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण यहाँ पर जो मैग्मा होती है वह ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट कर देती है। अब दोस्तों, सिंपल सी बात है कि जब मान लीजिए कि ये 2 प्लेटें हैं, अब इनको थोड़ा सा बड़ा बना लिया, और इसके अंदर जो है इस तरफ ये इसका नीचे का जो हिस्सा है वो इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये प्लेट इधर आएगी, ये प्लेट इधर आएगी, और मान लीजिए इसका नीचे का हिस्सा इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये प्लेट उधर जाएगी। अब जब ये दोनों प्लेटें टकराएंगी, क्योंकि है तो ऊपर की 2 प्लेटें, अब ये जब ये 2 प्लेटें टकराएंगी तो हो सकता है कि ये 2 प्लेटें टकरा करके बीच में से ऊपर उठ जाए, तो किसका निर्माण हो जाएगा? पर्वत का निर्माण हो जाएगा। हो सकता है ये दोनों पर जो है टकरा करके और भूकंप हो जाए, यानी कंपन पैदा हो जाए, तो भूकंप आ जाएगा। हो सकता है कि ये ज़्यादा गर्म हो जाए और ये दूर चली जाए, तो बीच में दरार हो जाए, तो यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा, अंदर का जो लावा है वो बाहर आ जाएगा। तो यही कारण होता है कि ये जो प्लेटें होती है इसको बोलते हैं, अब इनको बोलते हैं स्थल मंडलीय प्लेटें। और जब ये स्थल मंडलीय प्लेटें मूव करती हैं तो इनके अंदर कुछ बल उत्पन्न हो जाते हैं, और उन बलों को 2 बलों के में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है अंतर्जनित बल और एक होता है, अब एक बार इसको सिर्फ हम समझ रहे हैं, थ्योरेटिकल रूप से भी हम इनको क्वेश्चन बना करके लिखेंगे। एक होता है अंतर्जनित बल और दूसरा होता है बाह्य जनित बल। जब अंतर्जनित बल होता है मतलब अंदर होता है, अंदर जब मूवमेंट होगी तो इसकी वजह से या तो भूकंप आएगा, या ज्वालामुखी फटेगा, या फिर पर्वत पहाड़ बनेंगे, क्योंकि ये जब अंदर से जब होगा तब ये होगा। लेकिन दूसरा जो बल होता है वो किसके कारण होता है? इनकी सतह पर होता है। जब इनकी सतह पर होगा तो क्या होगा दोस्तों कि ऊपर का कुछ हिस्सा क्या होगा, इधर उधर खिसक जाएगा, तो वो किसके कारण होता है? बाह्य जनित बलों के कारण। तो दोस्तों, अब यहाँ पर होता क्या क्या वो तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसी तरीके से आपने देख लिया कि पृथ्वी जो है वो बदलती रहती है, कभी पर्वत बन जाते हैं, कभी पहाड़, कभी ज्वालामुखी के कारण। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं धीरे धीरे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि स्थल मंडलीय प्लेटें क्या होती हैं? स्थल मंडलीय प्लेटें क्या होती हैं? तो दोस्तों, इसको हम सिंपल सा लिखेंगे कि स्थल मंडलीय प्लेटें क्या होती है? स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल हम पिछले चैप्टर में पढ़ करके आए हैं कि स्थल मंडल क्या होता है? भूपर्पटी का सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। और स्थल मंडल को अनेक छोटी छोटी
परतों में नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अनेक छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है या विभाजित ये रहती है, विभाजित किया गया है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि धरती के अंदर जो है वो द्रवित मैग्मा पाया जाता है। द्रवित मैग्मा क्यों? क्योंकि अंदर क्या होते हैं, धातु होते हैं और साथ के साथ जो है ताप दाब ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वो क्या करती है, पिघली हुई अवस्था में रहती है। पिघली हुई अवस्था में रहती है तो उनके अंदर मूवमेंट होती है तो जो ये प्लेटें हैं ये भी हिलती है। तो इस बात को भी हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द्रवित मैग्मा पृथ्वी के अंदर द्रवित मैग्मा में गति के कारण ये प्लेटें भी धीमी गति से घूमती रहती हैं। घूमती रहती का मतलब ये नहीं है कि यूं चारों तरफ घूमती रहेंगी। इनका मतलब है कि कभी इधर जाती हैं, कभी इधर जाती हैं, कभी इधर जाती हैं, कभी इधर जाती हैं, मतलब मूवमेंट करती रहती हैं, हिलती रहती हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्थल मंडलीय प्लेटें। तो जब क्वेश्चन आ जाएगी स्थल मंडलीय प्लेटें क्या होती है तो यहाँ पर आप ये लिख करके आओगे। अब आपको पता है कि द्रवित मैग्मा की गति के कारण दो प्रकार के फोर्स, दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। तो उन पर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अंतर्जनिक तथा बाह्यजनिक बलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा वो क्या बनेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बनेगा कि अंतर्जनित व बाह्यजनिक बलों को परिभाषित कीजिए या अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें आप क्या लिखेंगे? इसका आप आंसर करेंगे कि पिघले हुए मैग्मा की गति के कारण पिघले हुए मैग्मा की गति के कारण पृथ्वी में कुछ बल उत्पन्न हो जाते हैं। अब जो अंदर मैग्मा ने हलचल की उसकी वजह से कुछ बल तो उत्पन्न हो गए, लेकिन वो बल करेंगे क्या? तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है बल उत्पन्न हो जाते हैं जो स्थल मंडलीय प्लेटों में की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी स्थल मंडलीय प्लेटों में गति किसके कारण होती है? इन बलों के कारण होती है। और ये जो बल है ये बल दो प्रकार के होते हैं। तो आपने लिखना है कि ये बल दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। तो इनमें जो पहला प्रकार है वो क्या हो जाएगा? पहला प्रकार हो जाएगा अंतर्जनित बल। अंतर का मतलब होता है आंतरिक हिस्से में और जनित का मतलब होता है पैदा होना। तो हम क्या लिखेंगे कि वे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में या आंतरिक हिस्सों में उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतर्जनित बल, क्योंकि वो अंदर पैदा होते हैं। अब देखो दोस्तों, अंतर्जनित बल यानी अंदर पैदा होते हैं। तो
अंतर्जनित बल के कारण क्या होती है कि जिससे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी जो घटनाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब इसी के साथ साथ दोस्तों क्या है कि अंतर्जनित बल जो होते हैं वो क्या करते हैं, आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, मतलब अचानक गति उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा कि अंतर्जनित बल प्लेटों में कभी कभी आकस्मिक गति पैदा करते हैं, जिससे भूकंप व ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं जन्म लेती हैं। तो देखिए अंतर्जनित बलों के कारण होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूकंप और ज्वालामुखी किस प्रकार के बल के कारण होता है, मतलब किस प्रकार का बल उत्तरदायी होता है, तो वो कौन सा होता है, अंतर्जनित बल होता है, क्योंकि ये पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में उत्पन्न होता है। अब इसी का जो ऑपोजिट होगा यानी बाह्य जनित बल, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि ऐसा बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है। तो सिंपल सी बात, वे बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। अब दोस्तों पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे, पृथ्वी के ऊपर की जो मृदा है उसी को अफेक्ट कर पाएंगे, मतलब मृदा को हिला पाएंगे। और जब मिट्टी हिलेगी तो वहां पर किस प्रकार की घटनाएं जो है जन्म लेंगी, तो वहां पर होगा अपर्दन और निक्षेपण। अब अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि इनसे अपर्दन व निक्षेपण की क्रियाएं होती हैं, यानी इनसे जो है अपर्दन या निक्षेपण की क्रियाएं होती हैं। तो ये तो आंसर हो गया जब क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्जनित और बाह्य जनित बलों को परिभाषित कीजिए। हमने परिभाषित तो कर दिया। अब ये सब हमें समझ आ गया, सिर्फ दो चीजें नहीं समझ आई, अपर्दन और निक्षेपण, इसको हम समझेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे कि भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे आता है, भूकंप में क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ परिभाषाएं होती हैं, उन सबको जानेंगे। उसी के साथ साथ ज्वालामुखी में क्या क्या होता है वो सब हम जानेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट से पढ़ते हैं कि अपर्दन और निक्षेपण क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये दोनों शब्द हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दोस्तों अपर्दन तो होता है कि जब कोई चट्टान होती है, मान लीजिए कि एक चट्टान थी, इसके ऊपर से एक नदी आ रही है और नदी क्या करती है कि इस चट्टान के जो पत्थर हैं उनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अपने साथ तोड़ तोड़ के बहा करके लेके जा रही है। तो यानी यहाँ से तोड़ करके लेकर जाना, इसको क्या बोलते हैं, अपर्दन। और दोस्तों जहाँ पर नदी का बहाव बहुत कम हो जाएगा, नदी जहाँ पर मतलब गाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी और नदी का पानी बहुत कम रह जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी कि ये नदी इस पदार्थ को वहीं पर छोड़ देगी। तो जहाँ पर ये जाकर के उसको छोड़ती है तो इसको बोलते हैं निक्षेपण, यानी उठाना और साथ में बहा लेना उसको बोलते हैं अपर्दन। और जहां पर ला करके वो जमा कर देती है उसको बोलते हैं निक्षेपण। और ये जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं अवसाद। तो ये क्या करती है नदियां कि अवसाद को अपर्दित करती हैं और वहां पर जाकर के निक्षेपित करती हैं नदियां, या फिर वायु भी ऐसा करती है, वायु भी उड़ा करके लेके जाती है और कहीं ना कहीं वो ले जा करके उसको जमा कर देती है। तो ये हमें समझ आ गया। अब स्थल में होगी तो अब क्योंकि हमने कहा कि सतह पर बल उत्पन्न हो रहे हैं, सतह पर बल उत्पन्न होंगे तो वो क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे। उसकी जब ऊपर की सतह टूट जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी, तो जब ये नदी या कोई हवा चलेगी तो उसके साथ वो अपर्दित हो जाएंगे। चलिए ये हमें समझ आ गया। और अपर्दित होंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के वो निक्षेपित भी जरूर होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भूकंप क्या होता है।
तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है कि भूकंप किसे कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होते हैं, प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह में जो कंपन होते हैं उन्हें भूकंप कहते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कि ये दो प्लेटें टकराई हैं आपस में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही भूकंप आएगा। भूकंप का मतलब क्या है कि यहाँ पर कंपन स्टार्ट होगा और जो कंपन है वो पूरी पृथ्वी पर चलेगा। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ पर ये जो टकराई है उससे दूर जाने पर जो भूकंप है वो धीमा हो जाएगा, मतलब उसके पास तो बहुत जोर से भूकंप आएगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वो जो है भूकंप जो है वो धीमा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज जरूर लिख ले कि यह कंपन पृथ्वी के चारों तरफ गति कर सकता है, यह भूकंप, और हो सकता है कि उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा कम हो जाए जिससे वो पूरा चक्कर ना लगा पाए, तो हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यह भूकंप या यह कंपन पृथ्वी के चारों तरफ गति कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर हमने एक प्लेट का डायग्राम बनाया है। ये ऊपर वाली प्लेट है जिस पर जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और मान लीजिए कि एक मनुष्य भी यहाँ पर खड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये तो ऊपर हम खड़े रहते हैं और ये इसकी चौड़ाई है, मतलब नीचे का हिस्सा है। ये हमने डायग्राम इस तरीके से बनाया है। तो दोस्तों आंतरिक हिस्से में क्योंकि अंतर्जनित बलों के द्वारा भूकंप उत्पन्न होते हैं, तो जिस केंद्र पर जहाँ पर मेन क्योंकि अंदर होगा ना धरती के, तो धरती के अंदर जहाँ पर प्लेटें टकराती है, मतलब जहाँ पर उद्गम होता है, तो जो केंद्र होता है भूकंप का, जहाँ से भूकंप एक्चुअल में पैदा होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं उद्गम केंद्र। तो ये आपको लिखना होगा। क्या लिखेंगे आप कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, भूपर्पटी के नीचे। अब देखिए ये भूपर्पटी है, इसके नीचे हमने इसको थोड़ा सा काट दिया ताकि हमें अंदर का हिस्सा भी दिखे। तो ये चौरस थी पहले प्लेट, इसको अंदर से काट दिया क्योंकि ये सेंटर में जो है वहां से मान लीजिए सेंटर के नीचे कहीं जमीन के नीचे उद्गम केंद्र है, मतलब जहां से भूकंप प्रारंभ हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे कि भूपर्पटी के नीचे जिस स्थान से कंपन प्रारंभ होता है उसे उद्गम क्षेत्र कहते हैं, उद्गम केंद्र या उद्गम क्षेत्र कहते हैं। अब दोस्तों ये जो उद्गम केंद्र है उसके नजदीक जो सबसे ऊपर पृथ्वी का हिस्सा होगा, मतलब इसके सबसे नजदीक जो, यानी ये तो जमीन के नीचे है, जब जमीन के बाहर आएंगे यानी इस तरह से कि ये तो जमीन के नीचे, यहाँ से हो गया ऊपर जाएंगे, मतलब यहाँ से इसके ऊपर जो भी नजदीक होगा, मतलब जहाँ पर कंपन पैदा हो रहा है उसके नजदीक जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उस हिस्से पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उस हिस्से पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और इस हिस्से को जहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है, इस बिंदु को हम बोलते हैं अधिकेंद्र। तो भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि यहाँ पर लिखते हैं नीचे अधिकेंद्र। तो आप क्या लिखेंगे कि उद्गम केंद्र के निकटतम यानी सबसे पास सतह का वह बिंदु जहां पर सर्वाधिक नुकसान होता है, यानी यहाँ पर सर्वाधिक
नुकसान होता है। और दोस्तों क्या होता है कि यहाँ से भूकंप पैदा हुआ, अब भूकंप अंदर तो आएगा नहीं, भूकंप क्या होगा, सीधा बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगी, धरती कांपना शुरू कर देगी। अब यहाँ से धरती कांपना शुरू कर देगी और इससे दूर जो है धरती के जो कंपन है वो तरंगों के रूप में ऐसे दूर बढ़ेंगे, यानी यहाँ से पैदा हुआ, इस बिंदु पर उत्पन्न हुआ और चारों तरफ जो है वो फैल जाएगा और जैसे जैसे वो दूर जाएगा उसकी जो तीव्रता है वो कम होती जाएगी। तो आपको यहाँ पर 2 लाइनें और लिखनी है कि अधिकेंद्र से भूकंप चारों तरफ तरंगों के रूप में बढ़ता है, तरंगों के रूप में जाता है लिखेंगे, जाता है तथा दूरी के साथ साथ इसकी तीव्रता कम होती जाती है, मतलब जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे ये धीमा होता जाएगा, जो झटके हैं वो कम होते जाएंगे, तथा दूरी के साथ साथ इसकी तीव्रता कम होती जाएगी। तो दोस्तों ये डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है कि एक्चुअल में हुआ क्या, उद्गम हुआ, फिर अधिकेंद्र पर सबसे ज़्यादा झटके लगे, उसके बाद तरंगों के रूप में निकली, तरंगों के रूप में चारों तरफ बढ़ेंगी, चारों तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगी तो इसकी तीव्रता कम होती जाएगी दूरी के साथ। तो ये हो गया भूकंप, ये डायग्राम आपने ज़रूर बनाना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। अब हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। दोस्तों ज्वालामुखी का जैसे ही नाम आता है तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जो लावा है वो अंदर से बाहर निकल जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी बोलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर जो परिभाषा लिखी जाए उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि एक्चुअल में ज्वालामुखी होता क्या है और हम ज्वालामुखी का मतलब क्या समझते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात कि ज्वालामुखी क्या होता है, भूपर्पटी पर खुला ऐसा छिद्र होता है। ज्वालामुखी क्या होता है, भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जहां से अचानक क्या होता है, अब हमने क्या लिया कि भूपर्पटी ले ली, इस तरीके से मान लीजिए, तो ज्वालामुखी जो है इस तरह से एक छेद होता है। अब इस छेद में क्या होता है कि एक छेद होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, जहां से अचानक पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं। तो दोस्तों जब भी ज्वालामुखी की परिभाषा है कि ज्वालामुखी क्या होती है, तो ज्वालामुखी एक्चुअल में ये छिद्र होता है और ये जो पदार्थ निकलता है इसकी जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी क्रिया क्या होगी, ज्वालामुखी होगा एक छिद्र और ज्वालामुखी क्रिया क्या होगी, वहां से यानी ज्वालामुखी से पिघले हुए पदार्थों का अचानक निकलना ज्वालामुखी विस्फोट या क्रिया कहलाती है। यानी दोस्तों हमने क्या किया कि इसके अंदर जो सबसे पहली परत होगी वो होगी हमारी, अब ऊपर की तो भूपर्पटी है, ये हो जाएगी मेंटल, और मेंटल के नीचे की जो परत होती है वो होगी क्रोड। और दोस्तों क्रोड में आपको पता है क्या पाया जाता है, मैग्मा या द्रवित पदार्थ पाया जाता है। अब ये मैग्मा या द्रवित पदार्थ क्या करेगा कि यहाँ से सीधा वो क्या करेगा, इस तरह से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा क्योंकि यहाँ गर्म है तो यहाँ चौड़ा एरिया होगा, फिर ये धीरे धीरे पतला पतला करता हुआ
और यहाँ पर एक छिद्र का निर्माण कर लेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी बोलेंगे इस पूरे को। और दोस्तों यहाँ से ये पदार्थ निकल करके जो है क्या करेगा, जो गैसें हैं वो तो ऊपर उड़ जाएंगे यानी गैसें, और जो लावा है यानी पदार्थ है वो कहाँ पर जम जाएगा, वो यहाँ पर जम जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, लावा या मैग्मा। तो ये जो बाहर निकला है, बाहर निकलने की जो क्रिया है उसको हम बोलेंगे ज्वालामुखी क्रिया, और ये जो छिद्र है उसको बोलते हैं हम ज्वालामुखी। अब दोस्तों ये जो पूरा छिद्र है उसको हम ज्वालामुखी बोलते हैं, लेकिन जो ज्वालामुखी का ऊपर का जो मुहाना होता है, ऊपर का मुहाना मतलब जो ऊपर का मुंह होता है, उसको हम बोलते हैं क्रेटर। तो ये आपको याद रखना है, डायग्राम में बना कर के आना है कि ये जो मुहाना होता है उसको हम बोलते हैं क्रेटर। और जो यहाँ पतली सी आपको एक नली सी दिखाई दे रही है, उस नली को बोलते हैं निकास। तो कई बार आ जाता है कि ज्वालामुखी का नाम सहित चित्र बनाइए, तो आपको ये चित्र बना करके आना है। यहाँ मेंटल, यहाँ करोड़, करोड़ से मैग्मा निकल करके बाहर आएगी, ये जो नली होगी उसको निकास बोलेंगे, ये जो नली का मुहाना होगा उसको करोड़ बोलेंगे, करोड़ से गैस तो ऊपर उठ जाएगी और जो लावा है वो इस तरह पर फैल जाएगा। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। और इस पूरा जो ये छेद बना है ऊपर से नीचे तक, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ज्वालामुखी बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ स्थलाकृतियों के बारे में जानते हैं। स्थलाकृतियों का मतलब क्या होता है, स्थल की आकृति। तो कुछ विशेष स्थलाकृतियां बनती है, उनको आप जानेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो दोस्तों होपफुली आपको भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो अच्छे से समझ आया हुआ। इससे पहले जो प्लेटों के बारे में हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ आएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करते जाइएगा। इसी के साथ धन्यवाद। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्थलाकृतियाँ, उसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।